एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। हमने डाइजेशन तक देख लिया था। नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे जो कि है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दो अलग अलग चीजें हैं, हम दोनों को सेम समझते हैं। आज उनमें हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे फर्स्ट थिंग आती है ब्रीथिंग। क्या होता है ब्रीथिंग? देखो, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कि हम इंस्पिरेशन करते हैं, मीन सांस अंदर लेते हैं, और एक्सलेशन और एक्सपिरेशन मीन सांस बाहर छोड़ना। क्योंकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। कैसे, अभी देखेंगे। ब्रीथिंग क्या है? अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ टेकिंग oxygen in and releasing CO2 out. CO2 out means का हम जो है ब्रीथिंग के टाइम पे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। ब्रीथिंग में इनहेलेशन और एक्सलेशन, और ये एक फिजिकल प्रोसेस है, राइट। अगर कभी टेस्ट करना हो कि CO2 ही रिलीज होती है एक्सपिरेशन में, वो कैसे करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें क्या डालेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेग लाइम, और फिर जब उससे एक स्ट्रॉ डाल के या पाइप डाल के जब हम फूंक मारेंगे ना, तो देखेंगे जो टेस्ट ट्यूब में स्लेग लाइम है वो मिल्की हो गया है। मींस मिल्की कब होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही तो वो स्लेग लाइम कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। मींस जो हमारे माउथ से एयर रिलीज हुई है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो ये एक एक्टिविटी दे रखी थी। ब्रीथिंग हो गया। नेक्स्ट, जो हमारा फूड है उससे एनर्जी निकालेंगे हम, वो प्रोसेस हम देखेंगे रेस्पिरेशन। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी निकल रही है फूड से तो वो होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन। Anaerobic means in the absence of oxygen, ये होता है ईस्ट में। और अगर in the presence of oxygen, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर एनर्जी निकल रही है फूड से तो उसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया। समझने वाली क्या बात है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू अनएरोबिक। अनएरोबिक में बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। अप्रोक्स मैं आपको एक एस्टिमेट दूं तो अगर इसमें 38 एटीपी रिलीज हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो इसमें ओनली 2 एटीपी बनते हैं। मींस इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, राइट, एनारोबिक के कंपैरिजन में। डाइजेशन में क्या देखा? डाइजेशन में देखा जो भी फूड था वो सिंपल शुगर्स में चेंज हो रहा था, मींस कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो ग्लूकोज है वो अलग अलग तरीके से रिस्पायर होता है, मींस उससे एनर्जी निकाली जाती है। कैसे? एक टेबल या फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखते हैं। हमने लिया ग्लूकोज जो कि क्या होता है? एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। 6 कार्बन इसमें होते हैं। अब ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट। किसमें बनता है? हर एक ऑर्गेनिज्म में, चाहे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट, ह्यूमन, एनिमल। क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की रिएक्शन, ये होती है साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म तो हर एक लिविंग सेल में होता ही है। ये होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज से जब पायरुवेट बनता है साइटोप्लाज्म में तो इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस एनर्जी। कुछ एनर्जी हमें इसके चेंज में ही देखने को मिल गई। अब 3 केसेस होंगे। पहला, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो पायरुवेट के साथ क्या होगा? मींस फेट ऑफ पायरुवेट यहाँ से डिसाइड होगा। मींस इसके आगे की किस्मत क्या होगी? ऑक्सीजन मिली तो क्या होगा, नहीं मिली तो क्या होगा, या फिर कम मिली तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन
में ये पायरुवेट चेंज हो जाएगा इथेनॉल प्लस CO2। इथेनॉल इज व्हाट? C2H। पहले इथेनॉल लिखती हूँ, इथेनॉल दैट इज C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस रिलीज होगी कुछ एनर्जी। ये किस में होता है? ये होता है यीस्ट में, और इस प्रोसेस को हम प्यार से फर्मेंटेशन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। इस प्रोसेस को पता कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह बनाने में यही प्रोसेस यूज होता है। जो शुगर मोलेसेस या ग्रेप्स होते हैं वहाँ पे ईस्ट की ग्रोथ कराते हैं, और फिर ये जो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है ये अल्कोहलिक ड्रिंक की तरह यूज किया जाता है। तो किस फर्मेंटेशन किस कंडीशन में होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड थिंग, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है पर ऑक्सीजन की कमी है, जितनी जरूरत है उतनी नहीं है। क्या होता है इसे अभी देखते हैं। पहले ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट चेंज होगा, लैक्टिक एसिड प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ये होता है हमारे मसल सेल्स में। कहाँ पे? मसल सेल्स। होता क्या है? ड्यूरिंग स्टेनियस एक्सरसाइज मीन्स बहुत तकड़ी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, और उस टाइम पे हमारी मसल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए जब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती तब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारी मसल सेल्स में, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं। राइट, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। लैक्टिक एसिड कॉजेज क्रैम्प्स इन आवर मसल। राइट, दो केसेस हमने देख लिए। लास्ट थर्ड बचा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये जो पायरुवेट है ये कंप्लीटली चेंज हो जाएगा CO2 प्लस वाटर, और रिलीज करेगा बहुत सारी एनर्जी। यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही थी पर बहुत कम हो रही थी, यहाँ पे भरपूर एनर्जी हमें मिलेगी। और ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स में जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलते, मींस ये प्रोकैरियोट में ये प्रोसेस नहीं होता है। राइट, ये किस में होता है? यूकैरियोट्स में होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये तीन प्रोसेस हमने देख लिए। अब यहाँ से जो एनर्जी मिल रही है डायरेक्टली यूज नहीं होगी, ये यूज होती है एटीपी बनाने में। एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल मीन्स जैसे हमारी करेंसी होती है, हमारे जो नेशन है, जो भी है करेंसी होती है, हम कोई भी चीज खरीदना चाहें तो हम मनी के थ्रू या करेंसी के थ्रू ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी की तरह वर्क करता है। मीन जब भी किसी भी प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होगी तो ये एटीपी टूट जाएगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये बनता कैसे है देखो, थोड़ा सा देखें। एडीपी, एडीपी मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके ये कुछ पहले एनर्जी लेगा और बनाएगा एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एनर्जी करेंसी बन चुकी है, मीन्स जब भी एनर्जी की जरूरत होगी ये टूटेगा, इसमें मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन होगी और एनर्जी रिलीज होगी। राइट, तो ये हमने तीन जो फेट है पायरुवेट के, 3 अलग अलग कंडीशंस में वो देखे। क्या होता है हमारे जो ह्यूमंस या एनिमल्स हैं उनके पास तो वेल डिफाइंड ऑर्गन है ऑक्सीजन लेने के लिए, मीन्स नॉस्ट्रिल्स,
और लंग्स हैं जो कि हमारे ब्रीथिंग वगैरह और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं। प्लांट्स में तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता। कभी देखें प्लांट कट करा और उसके अंदर लंग्स निकल रहा है, हार्ट निकल रहा है, किडनी निकल रही है, नहीं होता ना। तो प्लांट में क्या होता है, एक तो प्लांट के जो हमने स्टोमेटा पढ़े थे, गैसियस एक्सचेंज में काम करते हैं स्टोमेटा। जो लीव्स होती है ना, उनके सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और ये होता है स्टोमेटल पोर, जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ट्रांसपिरेशन के लिए भी। दूसरी चीज, ये प्लांट में जो है वो डिफ्यूजन से ही जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट है वहां पे ऑक्सीजन पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द सेल्स। लार्ज इंटरसेलुलर spaces are present in the plants, so easily diffusion हो जाता है। diffusion means, diffusion तो पढ़ाई होगा ना, movement of gaseous particles from high concentration to the low concentration। अब डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन मींस किस साइड से किस साइड होगा, ये डिपेंड करता है ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है। सपोज अगर प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए तो बाहर से लेगा, लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है और उसे नहीं चाहिए तो वो बाहर रिलीज करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द नीड ऑफ द प्लांट एंड द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये देखा हमने डिफ्यूजन। एनिमल्स में क्यों ऑर्गन्स चाहिए, एनिमल्स में डिफ्यूजन क्यों नहीं वर्क कर सकता, क्योंकि हम हैं मल्टी सेलुलर। प्लांट भी मल्टी सेलुलर है, बट उसके जो ज्यादातर पार्ट है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। देखो लीव्स तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ही, थिन होती है और स्टोमेटा होते हैं, तो वो अपने आप ऑक्सीजन ले लेगी, कहीं किसी और पार्ट को उसे ट्रांसपोर्ट करने की नीड नहीं है। दूसरी चीज, जो बार्क होती है उसमें भी लेंटिसल्स होते हैं, आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। और कुछ मानो थोड़े अंदर के पार्ट हैं भी, इसने अपना गैसियस एक्सचेंज कर लिया, कुछ अंदर के पार्ट हैं भी या सेल्स हैं, वो लूजली पैक्ड होते हैं। बेसिकली यहाँ पे तो डेड वो होते हैं बार्क, तो उसे तो ऑक्सीजन की सच रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और जो लाइव सेल्स होते हैं वो कांटेक्ट में होते हैं या फिर थोड़े अंदर होते हैं, तो लूजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इजीली डिफ्यूजन ऑफ एयर की वजह से जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उनकी फुलफिल हो जाती है। ये तो हमने देखा प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में एक चीज और मजे की देखी जाती है, क्या? इसे वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? CO2 प्लस वाटर लेके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। और रेस्पिरेशन में हमने देखा ऑक्सीजन की जरूरत है। रेस्पिरेशन में जो है वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? CO2, वाटर प्लस एनर्जी मींस CO2 बन रही है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट बना ऑक्सीजन, वो यूज हो जाएगा रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज को रेस्पायर करने में। और इसका रेस्पायर करके जो प्रोडक्ट बना CO2, वो वापस से यूज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में। तो कुछ इसे ज्यादा खड़पच करने की नीड ही नहीं है। एक चीज क्या होती है, नाइट में क्या होता है, ये चीज समझने वाली बात है। रात में जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस तो करता नहीं है, क्योंकि लाइट नहीं होती, रात में सूरज निकलता है क्या, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हो गया खत्म। फोटोसिंथेसिस का खत्म हो गया मींस फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, अब ऑक्सीजन रिलीज हो नहीं रही। लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो कंटिन्यू रहेगा। आप कहेंगे रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे कंटिन्यू रहेगा जब ऑक्सीजन नहीं है? अरे अंदर से रिलीज नहीं हो रही, वो एटमॉस्फेयर से ले लेगा ना डिफ्यूजन से ऑक्सीजन, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और ये रिलीज करेगा CO2।
जो CO2 रिलीज होगी वो फोटोसिंथेसिस में अब जाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस मींस अब जो है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। इसीलिए कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसमें कोई भूत वाली बात नहीं है, इसमें बस ये बात है कि रात को प्लांट केवल रेस्पिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, CO2 रिलीज होती है, तो सफोकेशन वगैरह हो सकती है, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना, इसी वजह से मना करते हैं। प्लांट्स के बारे में हमने देखा। अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है मींस जो लैंड पे रहते हैं, वो तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले लेंगे। हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन। हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो नाइट्रोजन भी हमारे अंदर जाती है, लेकिन वो जैसे जाती है वैसे ही बाहर आ जाती है, उसका कोई रोल नहीं होता रेस्पिरेशन में। जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में डिफ्यूजन के थ्रू पहुंच जाती है और सारे सेल्स में फिर चली जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से लेंगे ऑक्सीजन? वो लेंगे एटमॉस्फेयर से। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो कहां से लेंगे? आप कहेंगे एक्वेटिक मींस वाटर में, वाटर क्या होता है? H2O, ऑक्सीजन तो है, यहां से ले लेंगे। नहीं, पर ऐसा नहीं होता, ये समझने वाली बात है। देखो, वाटर एक केमिकल कंपाउंड है, ये प्रेजेंट है, इसमें अच्छे खासे बॉन्ड बने हुए हैं। ये क्यों अपने ये बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन देगा? मींस जो ये है बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है और इसे तोड़ने के लिए कोई केमिकल प्रोसेस चाहिए, ऐसे वो वाटर से ऑक्सीजन नहीं ले सकते। तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या यूज करते हैं? वो यूज करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मींस जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कहां से आई? वो दो तरीके से आएगी, या तो एटमॉस्फेयर से ही चली जाए, या फिर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, जब एक्वेटिक प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की तरह वाटर में प्रेजेंट होती है। अब हमने देखा नहीं, एक क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। मीन्स अगर कोई फिश ब्रीथ कर रही है तो उसका 1 मिनट में बहुत बार ब्रीथ करेगी एज कम्पेयर टू अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों होता है? वो इतनी जल्दी जल्दी ब्रीथिंग क्यों करते हैं? क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर इज फेयरली लो एज compared to oxygen in atmosphere. अब जब वाटर में बहुत कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है तो उन्हें जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन उनके बॉडी सेल्स तक जाए। हमारे एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी ऑक्सीजन है, एक बार सांस लिया काफी सारी ऑक्सीजन पहले ही चली गई, तो इसीलिए रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ aquatic organism is higher or faster than the terrestrial organism. Now we will see the process of respiration in human beings. ये हमने डायग्राम बना के रखा है, इसकी लेबलिंग आपके सामने करेंगे ताकि आपको भी साथ के साथ लर्न हो जाए इसकी लेबलिंग वगैरह, कौन सा पार्ट क्या है, कहाँ है, क्या वर्क है उसका, और पूरा प्रोसेस हम देखेंगे रेस्पिरेशन का ह्यूमन बींग्स में, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, सब कुछ डिटेल में जितना 10th लेवल पे रिक्वायरमेंट है। तो ये तो हमारा हो गया नेजल पैसेज। ये माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी। इसके बाद ये है फेर्निक्स। फेर्निक्स क्या होता है? ये होता है कॉमन चैम्बर ऑफ फूड एंड एयर पासेज। मीन्स जब हम फूड खाते हैं तो वो भी फेर्निक्स से होता हुआ जाता है और एयर भी फेर्निक्स से होती हुई जाती है। इसके बाद आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करता है। आप जब बोले तो यहाँ पे हैंड लगा के देखें, थोड़ी चीज वाइब्रेट करती है, वो क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है।
ये ट्रैकिया या फिर विंड पाइप, इधर लिख देती हूँ ट्रैकिया, या फिर इससे और क्या कह सकते हैं, विंड पाइप। ये काम करता है एयर लंग्स तक ले जाने का। नेक्स्ट थिंग ये है रिब्स हमारी। ये आप लाइंस देख रहे हैं ना, ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स जो कि शी शेप्ड होती है। क्या होता है, जैसे ये ट्रैकिया है तो इसके पोस्टीरियर सरफेस पे, मींस पीछे वाले सरफेस पे ऐसे शी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स रहती हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे। क्यों? ये प्रिवेंट करती है कोलैप्सिंग ऑफ द एयर पासेज, ताकि वो कोलैप्स ना करे, उसे सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है। ये ट्रैकिया विंड पाइप हो गया। अब एक ट्रैकिया आ रही है, ये डिवाइड हो जाएगी ब्रोंकाई में, लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई। तो ये है हमारे पास ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ये ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड होगी, जैसे हम ब्रांचेस देखते हैं या फिर रूट देखते हैं ट्रीज की, तो वो डिवाइड हुई, फिर और ड्राइव, फिर फर्दर ड्राइव, बहुत फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लास्ट में आते हैं रूट्स के केस में। यहाँ पे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हुई। ब्रोंक्यूल्स भी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल, टर्मिनल, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये सब 11th में है। फाइनली जो बिल्कुल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है वो एंड करता है बलून शेप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो यहीं पे ही होता है, राइट। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाऊं एल्वियोलाई का जूम करके, तो ये कुछ ऐसा आएगा, कुछ इस ऐसे होती हैं एल्वियोलाई, बहुत छोटी छोटी होती हैं, राइट। ये जूम करके स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। तो ये तो होता है बिल्कुल रेस्पिरेटरी एंड पे जो होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद ये है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, एक्सचेंज पार्ट, जहां पे गैस एक्सचेंज होती है, मींस या गैस डिफ्यूज होती है हमारे लंग्स से ब्लड में, क्योंकि ये एल्वियोलाई जो है ये रिचली सप्लाइड होती है विद ब्लड सप्लाई। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, तो एयर यहाँ से डिफ्यूज होके ब्लड में चली जाएगी। ये कैपिलरी है, राइट, मींस ब्लड वेसल, फाइन ब्लड वेसल। ऑक्सीजन यहाँ पे चली गई, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से चली जाएगी एल्वियोलाई में। ये हो गया। ये होता है नीचे डायफ्राम। डायफ्राम में जी जो है वो साइलेंट रहता है। ये भी हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। ये लंग्स, और लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं रिब से। लंग्स, हार्ट, ये सब इतने इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं और इतने नाजुक हैं कि इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो कवरिंग होती है वो बोनी रिब्स उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, राइट। पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहती हैं हमारी रिब्स, और आगे जो है जो बोन होती है वो स्टर्नम, उससे अटैच रहती है रिब्स, राइट। ये सब 11th लेवल की बातें हैं, फिर भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। अब आता है दो प्रोसेस, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, कैसे कैसे होता है। पहले ये चीज समझते, इनहेलेशन, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब हमें पता है, इंस्पिरेशन मीन्स सांस अंदर लेना, ऑक्सीजन अंदर लेना, और एक्सहेलेशन मीन्स सांस बाहर छोड़ना। हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, राइट। तो इनहेलेशन कैसे होता है, इनहेलेशन होता है जब हमारी जो ये लंग्स हैं इनकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। क्यों? जब किसी चीज की वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो उसका प्रेशर बताओ क्या होगा, डिक्रीज, इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज होगा। इनहेलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए,
वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए लंग्स की। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, मींस एटमॉस्फेयर से अंदर हमारे आ जाएगी। तो इनहेलेशन में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ लंग्स या थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। अब वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगी, जो रिब्स हैं वो अपवर्ड लिफ्ट हो जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, रिब्स लिफ्ट अपवर्ड। और इसके साथ साथ जो डायफ्राम है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सपोज डायफ्राम पहले ऐसे था, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो सरफेस बढ़ गया ना, लंग्स का एरिया या वॉल्यूम बढ़ गई ना, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। ये चीजें हो गई तो मींस एयर बाहर से अंदर आ जाएगी, इनहेलेशन हो जाएगा। एक्सहेलेशन में इसका अपोजिट कर देंगे, बाहर निकालनी है एयर तो अंदर की वॉल्यूम कम होगी, अंदर की वॉल्यूम जब कम होगी तो अब अपने आप बाहर निकल जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो वॉल्यूम डिक्रीज कैसे होगी, लिप्स जो ऊपर उठी हैं अब वो नीचे आएंगे, मींस रिब्स लिफ्ट डाउन। और डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, डायफ्राम रिलैक्स। ये तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इसके बीच का प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि काम करता है, मतलब कहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, होता है एल्वियोलाई पे। मजे की बात यह है कि नॉस्ट्रिल से लेके यहाँ एंड वाली ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग पार्ट है बस, मींस ये एयर को बाहर से अंदर ले जाने का काम कर रहा है। एक्सचेंज पार्ट तो बस एल्वियोलाई है, जो कि ब्लड जो है वो मींस ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में ट्रांसफर करेगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब हम एक एक जो ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है उसका फंक्शन देखेंगे, एक एक पार्ट का फंक्शन देखेंगे। सबसे पहला नॉस्ट्रिल, सबके दो नॉस्ट्रिल होती हैं, ये नॉस्ट्रिल है ना, नॉस्ट्रिल राइट। यहां से एयर एंटर करेगी, अंदर जाएगी नेजल पैसेज में, उसके बाद जाएगी फेरनेक्स। फेरनेक्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड, passage for food and air। देखो नॉस्ट्रिल में जो है हमारे हेयर्स और म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। बेसिकली जो वो काम करते हैं वो करते हैं फिल्टरेशन ऑफ एयर। एयर में कोई फॉरेन पार्टिकल होता है तो उसे रिमूव कर देते हैं, ह्यूमिडिफाइज भी करते हैं एयर, पूरा कंडक्टिंग पार्ट ह्यूमिडिफाई करता है और उसे एयर को बॉडी टेम्परेचर पर भी लेकर आता है। ये सब काम होता है कंडक्टिंग पार्ट का। और जो नॉस्ट्रल्स में एयर प्रेजेंट होते हैं एंड म्यूकस दैट हेल्प इन द फिल्टरेशन ऑफ द एयर। फेरनेक्स कॉमन पैसेज, इसे मैं कैसे समझाऊं, एक बार मतलब दिल पे मत लेना डायग्राम, मैं बस ऐसे बना रही हूं। ये आ रहा है हमारा फूड, फूड आ रहा है, दिस इज एयर कमिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स एंड दिस इज द कॉमन पैसेज दैट इज फेरनेक्स। फेरनेक्स। अब आगे तो होता है हमारा विंड पाइप है ट्रैकिया, ऐसा समझो यहाँ पे फेरनेक्स है, फेरनेक्स के बाद लैरिंक्स होता है। ये तो है हमारा वही क्या है, विंड पाइप या ट्रैकिया, और इसके पीछे जा रही है ये ट्यूब, पीछे है ये दिख रही है, ये पीछे है, वो है ईसोफेगस। तो ये जो कॉमन पैसेज है ये फेरनेक्स, इसके जो है ये खाना प्रिवेंट करता है ग्लोटिस में जाने से। ग्लोटिस जो है लैरिंक्स को ही कहते हैं बेसिकली, इसके नीचे हमने देखा ना फेरनेक्स के नीचे लैरिंक्स, तो लैरिंक्स में खाना जाने से बचाता है। लैरिंक्स को ग्लोटिस भी कहते हैं। कैसे बचाता है, वो बचाता है फ्लैप से, एक ये फ्लैप ढक्कन है इसका, इसे कहते हैं एपिग्लोटिस। मैं कितना ज्यादा बता रही हूँ ना 10th लेवल पे, पर फिर भी अंडरस्टैंड यार, बायो है, थोड़ा ह्यूमन के बारे में पढ़ो, जितना पढ़ लो कम है।
ये पीछे इसोफेगस है, ये यहाँ पे फेनिक्स पे एक ढक्कन होता है, राइट, ऐसे करके। तो जब हम खाना खाते हैं तो विंड पाइप पे ये एपिग्लॉटिस मींस ये ढक्कन लग जाता है, तो खाना जो है वो हमारे विंड पाइप में नहीं जाता, इसोफेगस में जाता है। तो ये काम होता है एपिग्लॉटिस का, राइट। ये तो हमने छोटा मोटा देखा। इसके बाद लैरिंक्स तो मैंने आपको बता ही दिया, लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स, ये जो यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है ना, जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है, वो लैरिंक्स का काम होता है। यहाँ पे ट्रैकिया या विंड पाइप जो लंग्स तक लेकर जाएगा। इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है जो कि कोलैप्स होने से बचाती है एयर पासेज को। ब्रोंकाई में डिवाइड करेगा, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, राइट, और फिर फाइनली एल्वियोलाई में वो एंड हो जाएगा। ये अब कंडक्टिंग पार्ट हमने देखा सारा, अब आते हैं एल्वियोलाई पर। एल्वियोलाई बहुत ही थिन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सॉफ्ट एंड डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट एंड डेलिकेट, और ये रिचली सप्लाइड रहते हैं विद ब्लड सप्लाई, क्योंकि मैंने बताया ना इसके पास से कैपिलरी गुजर रही होती है, ब्लड जो कैरी करती है, और यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, राइट। तो रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज होता है बहुत छोटी छोटी ब्लड कैरिंग ट्यूब्स। एल्वियोलाई पे एक्सचेंज हो जाएगा। कैसे होगा एक्सचेंज? ये हमारी एक एल्वियोलाई है, ये कैपिलरी ब्लड ले जा रही है, ये फ्लो कर रहा है ब्लड। ये एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है, एयर है, ये बीच में थोड़ा सा बेसमेंट सब्सटेंस रहता है, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे अभी के लिए। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से एल्वियोलाई में हो जाएगी, और फिर हम उसे एक्सहेल कर देंगे। अब इसे कैरी कौन करेगा? ऑक्सीजन को कैरी करने वाला जो पिगमेंट है, दैट रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नॉर्मली कितना होता है? 12 to 16 ग्राम पर ml ऑफ ब्लड होता है, पर 100 ml ऑफ ब्लड, और जो कि मेरे में कम है, राइट। हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन, कैरी ऑक्सीजन। कोई पूछे रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। उसे ले जाने वाला, ऑक्सीजन को ले जाने वाला तो हमें मिल गया भाई, एक हमारा बंदा मिल गया जो हीमोग्लोबिन है, उसे हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ले जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो कोई नहीं मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बेचारी वाटर में डिसॉल्व होके जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मतलब कि ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा बेसिकली वाटर होता है, तो वो उसमें डिसॉल्व होके जाती है, डिसॉल्व्ड स्टेट। कार्बन डाइऑक्साइड जाती है डिसॉल्व्ड स्टेट, इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लाज्मा में डिसॉल्व करने का काम करता है एक एंजाइम जिसे प्यार से कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, राइट। तो ये सब हो गया, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो गया। एक लास्ट चीज बचती है जो है रेजिडुअल वॉल्यूम। हम कितना ही फोर्सफुली एक्सपिरेशन करके सारा सांस बाहर निकालना चाहें, मीन्स मैं कितना ही चाहूं कि मेरी सारी एयर, लंग्स की एयर बाहर निकल जाए करके, बस इससे ज्यादा नहीं निकल सकती। इसके बाद भी लंग्स में एयर रह जाती है, वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों होती है? ताकि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए, फॉर द एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोलाई टू द ब्लड एंड फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू द एल्वियोलाई। इसके सफिशिएंट टाइम के लिए
उसे सफिशिएंट टाइम मिल जाए, इसलिए रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहती है। हमारे लंग्स कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकते, आप कितनी चाहे हवा निकाल ले, हमेशा एयर रहेगी ही लंग्स में, वो होती है रेसिडुअल वॉल्यूम, उसकी क्वांटिटी भी होती है, देखेंगे हम 11th क्लास में, राइट। तो ये थोड़ा रेस्पिरेशन 10th लेवल तक का हमने देख लिया है। यहीं से ही क्वेश्चन आता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट वगैरह पे आता है, एल्वियोलाई को पूछता है कि कैसे वो डिजाइन होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम लिखेंगे ब्लड रिचली सप्लाइड विद ब्लड, सॉफ्ट एंड डेलिकेट, ये सब, राइट। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस और फूड, जिसमें बेसिकली हार्ट, ब्लड वेसल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।